सो हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेश कुमार। तो आज हम लेकर आए हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5। तो जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा है वो कृपया करके जाकर लेक्चर को देख लें ताकि आपको लेक्चर 5 समझने में आसानी हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, यानी कि किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे मोर इंफॉर्मेटिव यानी कि ज्यादा नॉलेज वाला, यानी कि उस केमिकल इक्वेशन के बारे में क्या क्या बताया गया है, रिएक्टेंट में क्या कहा गया है, प्रोडक्ट में क्या कहा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसी से रिलेटेड हम लोग उसमें बहुत ही सारे टाइप है, बाय यूजिंग फिजिकल स्टेट, बाय यूजिंग हीट चेंज, बाय यूजिंग कंडीशन, और आखिरी में हम लोग बात करेंगे कैटलिस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्जामिनेशन या स्कूल के एग्जामिनेशन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई के इंट्रो के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो अ केमिकल इक्वेशन more informative by mainly 3 ways। तो दोस्तों मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक और नोट्स पेन कॉपी लेकर ही बैठे होंगे ताकि नोट्स आपको बनाने में दिक्कत ना हो, और बाकी वीडियो के बाद आप लोग खुद से भी रिवीजन कर सकें। तो जब भी मेरे वीडियो देखिएगा तो आप नोट जरूर बनाइएगा। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव बाय मेनली 3 वेज, यानी कि कोई भी केमिकल इक्वेशन 3 तरीका से मोर इंफॉर्मेटिव बनता है, यानी कि मोर नॉलेजेबल बनता है। तो आइए उन तरीकों के बारे में हम जानते हैं और हर एक तरीका को हम लोग ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपको फील मिल जाए तीनों तरीके के बारे में। तो आइए, पहला क्या है, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, इंडिकेटिंग, यानी कि दर्शाएंगे। किसको दर्शाएंगे? फिजिकल स्टेट को। फिजिकल स्टेट क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। हालांकि हम लोग इसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे भी। किसको दर्शाएंगे? फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को किसके द्वारा? फिजिकल स्टेट के द्वारा। और सेकेंड है बाय इंडिकेटिंग the heat change of reactant and product। इसमें भी वही होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम लोग दर्शाएंगे किसके द्वारा? हीट चेंज के द्वारा। हीट चेंज क्या होता था? एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। जिन्होंने एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक नहीं पढ़ा है वो मेरे वीडियो लेक्चर 3 में जाकर पढ़ लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और मैंने बहुत ही सिंपल तरीका से समझाया। तो आइए अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के। इसमें भी वही होगा, बाय इंडिकेटिंग द conditions under which chemical reaction takes place। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि इंडिकेटिंग द कंडीशन। कौन सा कंडीशन? कैटलिस्ट, जो कि हम लोग वीडियो के लास्ट में पढ़ने वाले हैं। विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बनाया जाए। तो उसको बनाने के लिए 3 तरीका है। कितने? 3 तरीके हैं। बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट,
कैसे इंडिकेट करेंगे फिजिकल स्टेट जिसको सॉलिड लिक्विड गैस बाय इंडिकेटिंग द हीट चेन, कैसे हीट चेन बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंदर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो आइए एक एक करके तीनों के बारे में पढ़ते हैं ताकि आपको फील आ जाए। और तो गाइज मेरा वीडियो थोड़ा लंबा बनता है, इसलिए लंबा बनता है क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को फील करा के बताता हूँ ताकि आपको लेक्चर में बोरिंग ना लगे। तो देखिए साइंस पढ़ने का यही तरीका है कि आप हर एक टॉपिक को फील करके पढ़िएगा ना तो साइंस बहुत ही इंफॉर्मेटिव और डेली यूजेस में यूज होते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम लोग पहले पॉइंट पे बढ़ते हैं, डेट इज फिजिकल स्टेट के बारे में। तो फर्स्ट में लिख दे रहा हूं फिजिकल स्टेट हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इसको बताने से पहले मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। किस चीज का एग्जांपल? ये किस चीज का एग्जांपल आप लोग खुद बताइएगा। ये एग्जांपल इस चैप्टर में बहुत यूज हो चुके हैं। किस चीज का है? यस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें जिंक ग्रेनुअल्स सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कराता है। तो भैया इसका एग्जांपल मैंने किस लिए लिया? तो इसका एग्जांपल इसलिए लिया, तो आइए इसको ऐसे समझते हैं। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड अ प्रोडक्ट। तो फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली 4 स्टेट हैं। तो आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हमें 4 स्टेट लेने होंगे। कितने स्टेट लेने होंगे? 4 स्टेट। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं कौन कौन से 4 स्टेट हैं। जैसे कि आप लोग ने क्लास 9 में पढ़ लिया होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेस और प्लाज्मा। लेकिन इसमें हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? फिजिकल स्टेट के बारे में। तो आइए वो 4 स्टेट क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस और आखिरी में बचता है एक्वस सॉल्यूशन। सॉलिड रिप्रेजेंट एज S, लिक्विड रिप्रेजेंट एज L। देखो जो मैं ये 4 स्टेट बता रहा हूं ना, इसे आप ध्यान से समझिएगा ताकि इफ कैसे फिजिकल स्टेट से कोई केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव बन जाता है। गैस फॉर G। और एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन के और भी नाम और तरीके से हम लोग जान सकते हैं। सॉल्यूशन मेड बाय वाटर, जिसको हम एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। और एक्वा सॉल्यूशन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? एक क्यू। तो गाइस अभी हम लोग ने बात किया कि 4 स्टेट के बारे में। क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वा सॉल्यूशन। तो ये 4 स्टेट कैसे मदद करते हैं कोई भी केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। तो आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इन सब की मदद से किसकी मदद से? 4 स्टेट की मदद से। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वा सॉल्यूशन की मदद से कोई भी केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव बन जाता है। किसकी मदद से? 4 स्टेट की मदद से कोई भी केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव बन जाता है। तो आइए कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बन जाता है उसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे।
एग्जाम्पल वही था जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले लिए थे, एवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में। तो क्या भैया एग्जाम्पल क्या है, जिंक। अभी मैं यहाँ पर कुछ लाइन छोड़ रहा हूँ, किस लिए छोड़ रहा हूँ बताऊंगा। प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या फॉर्म करेगा, जिंक सल्फेट और H2। तो इसको मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जिंक, भैया जिंक है क्या, जिंक सॉलिड है, जिंक सॉलिड है। और H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक्वस सॉल्यूशन है। और जिंक सल्फेट भी एक एक्वस सॉल्यूशन है, क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। और H2 यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, गैस। तो भैया जो अभी मैंने फिजिकल स्टेट के शुरुआत में मैं एक एग्जांपल लिया था और फिर उसके बाद मैंने समझाया था कि फिजिकल स्टेट होता क्या है। तो उस समय मैं एग्जांपल क्या लिया था, सेम यही एग्जांपल था। कौन सा, यही एग्जांपल था, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या था कि इसमें सिर्फ बताया गया था रिएक्शन के बारे में, जिंक ग्रेन्यूल्स प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवा के हम लोग जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करवा लेंगे, ये वाला रिएक्शन। लेकिन अब हम लोग ने बात कर लिया कि फिजिकल स्टेट होता क्या है, उसमें कौन से 4 स्टेट यूज होते हैं। और फिर उसके बाद ये एग्जांपल हम लोग ने लिया कि जिंक क्या होता है, जिंक एक सॉलिड होता है। और फिर सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। फिर जिंक जो फॉर्मेशन हुआ केमिकल रिएक्शन के बाद, दैट इज प्रोडक्ट का फॉर्म हुआ, उसमें क्या होता है, जिंक सल्फेट भी एक्वस सॉल्यूशन होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ जो कि एक गैस है। तो भैया ये बन गया ना मोर इन्फॉर्मेटिव कोई भी केमिकल इक्वेशन। पहले ये क्या था, जिंक को मालूम ही नहीं था कि क्या है, कौन सा स्टेट है, सॉलिड है कि लिक्विड। एक्वस ये सल्फ्यूरिक एसिड मालूम ही नहीं था कि क्या है। तो ऐसे ऐसे कर करके हम लोग ने जान लिया कि कोई केमिकल इक्वेशन कैसे इंफॉर्मेटिव बनता है। तो पहला पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया, क्या, फिजिकल स्टेट क्लियर हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं हीट चेंज के, किसके बारे में, हीट चेंज के बारे में। किसके क्या टॉपिक हमारा, केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। तो हम लोग ने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया, क्या, फिजिकल स्टेट। अब दूसरा पॉइंट है हीट चेंज के बारे में। तो आइए हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आइए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि हीट चेंज की मदद से कोई भी केमिकल इक्वेशन कैसे इंफॉर्मेटिव बनता है। तो बेसिकली हीट चेंज की मदद से सब उसमें 2 टाइप होते हैं, क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा इंडोथर्मिक। तो भैया जिन्होंने एक्सो और इंडोथर्मिक जिन्हें डीप में पढ़ना है, यानी कि ज्यादा सिंपल और नॉलेजेबली पढ़ना है, वो लेक्चर 3rd को प्रेफर करें, तभी इस लेक्चर पे आए। उसमें मैंने ज्यादा डिस्कस किया, हालांकि इसमें मैं ऊपर से पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको अच्छी से फील चाहिए तो आप एक्सो और इंडोथर्मिक के बारे में और पढ़िए। और इससे रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए हैं। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, हीट चेंज के बारे में। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो भैया हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। तो इसमें मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, हालांकि मैं इसका सिर्फ डेफिनेशन लिखवा देता हूं। दोज केमिकल reaction in which heat is evolve during chemical reaction। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व आता है, यानी कि हीट बाहर निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट इवॉल्व ड्यूरिंग केमिकल इक्वेशन is known as exothermic reaction। तो भैया हम लोग इसमें बात करें हीट चेंज के बारे में, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से रिलेटेड और कुछ पॉइंट है जो कि हीट चेंज समझने में हमें मदद करेंगे। तो भैया क्या क्या पॉइंट है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्लस हीट एनर्जी। इस पॉइंट के ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड वाले पॉइंट जो अभी मैं लिख रहा हूं, हीट प्लस हीट एनर्जी एंड
एंड एनर्जी। तो भैया आपने अब ये लिखा क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट है और हीट एनर्जी और एनर्जी। तो इसको समझने के लिए हम लोग तीनों पे एक एक एग्जांपल लेंगे। किसके ऊपर, पहले एक हीट पे लेंगे और दूसरा हीट एनर्जी पे लेंगे और तीसरा एग्जांपल लेंगे एनर्जी पे। तो आइए एक एक करके तीनों के बारे में एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं। पहला एग्जांपल है कि जब कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट में एज अ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं और बहुत ही सारे हीट इवॉल्व करते हैं, यानी कि हीट निकालते हैं। तो भैया इस रिएक्शन को ऐसे समझेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे मैंने गैप इसलिए छोड़ा है जब ताकि मैंने जो आपको अभी तुरंत ठीक पहले एक टॉपिक समझाया था। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके आपस में क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। तो कार्बन क्या है बताइए, कार्बन क्या है, कार्बन एक सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, और CO2 भी एक गैस है। तो भैया इस रिएक्शन से हम लोग समझे क्या, कार्बन और प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किए और प्लस हीट निकाले। तो इस रिएक्शन से हम लोग ये समझे कि कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन। कार्बन कब बर्न्स होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट। देखिए हीट कहाँ पे है, हीट है प्रोडक्ट साइड के बगल में, सॉरी प्रोडक्ट में। तो भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है कि हीट इवॉल्व, यानी कि हीट बाहर निकलता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के समय हीट बाहर निकलता है। तो भैया हीट तो प्रोडक्ट साइड में, यानी कि हीट बाहर निकलना। तो पहला एग्जांपल तो हम लोग का हो गया हीट, और अब हम लोग बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, दैट इज हीट एनर्जी। तो भैया दूसरा एग्जांपल है मीथेन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और उसके साथ हीट एनर्जी रिलीज करेंगे। तो आइए इस इक्वेशन के हम लोग ऐसे लिखते हैं, मीथेन दैट इज CH4। आप लोग इस बार बताइएगा कि क्या है, कौन कौन क्या है, मीथेन और प्लस ऑक्सीजन प्लस फॉर्म आफ्टर रिएक्शन इट फॉर्म CO2 प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी। तो भैया मीथेन क्या है, मीथेन एक गैस है, ये तो जाना होगा, ग्रीन गैस हाउस में यूज होता है। और ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। CO2 क्या है भैया, गैस है। और अब वाटर क्या है, लिक्विड। क्या है, लिक्विड नहीं, गलत, आप लोगों ने गलत कहा। वाटर यहाँ पे एज अ यूज होगा क्या, गैस। क्यों गैस में यूज होगा, आइए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, गैस में कैसे यूज होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं मीथेन, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन, ये सब नेचुरल गैस है। आप लोग फिजिक्स के चैप्टर 3 दैट इज सोर्सेस ऑफ एनर्जी में पढ़िएगा कि कैसे कार्बन डाउन को यूज करता है जब बायोगैस एटसेट्रा। हालांकि उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो भैया ये H2O गैस में कैसे यूज हुआ, लिक्विड में क्यों नहीं। जैसे कि हम लोग जानते हैं नेचुरल गैस, मीथेन एक नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस बर्न्स इन ऑक्सीजन इट फॉर्म्स CO2 and H2O एज अ वेपर। क्या, कौन वेपर बनेगा, H2O एज अ वेपर एंड प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी। तो भैया यहाँ पे H2O किस रूप में यूज हुआ, लिक्विड के रूप में ना यूज करके गैस के रूप में यूज हुआ। गैस के कौन सा रूप में, वाटर वेपर, जिसे आप भाप भी बोलते हैं। ठंडे के मौसम में वाटर वेपर में यूज हुआ। तो भैया हम लोग का दूसरा एग्जांपल तो हो गया। अब हमारा तीसरा है दैट इज एनर्जी। और जो मैं तीसरा एग्जांपल बता रहा हूँ ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। और वाई
सॉरी वाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन यूज एज अ रेस्पिरेशन। तो तीसरे एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से बहुत ही गौर से समझिएगा, ये आपके स्कूल एग्जामिनेशन में भी आ सकते हैं। तो भैया तीसरा एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं रेस्पिरेशन बता देता हूँ कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में अभी आपको एक कंफ्यूजन होगा, जो कि आपके बायो सब्जेक्ट लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आपको दूर हो जाएगा। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में कंफ्यूजन बहुत ही सारे बच्चे को होता है। तो भैया ब्रीथिंग वो होता है कि हम अपने बाहर से ऑक्सीजन लेकर के और उसी ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, उसी को हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। जैसे ऐसे इसको हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। लेकिन बहुत ही सारे बच्चे रेस्पिरेशन भी इसी को समझते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन बेसिकली वो होता नहीं है। रेस्पिरेशन उसे कहते हैं हम कि जैसे कि मान लीजिए कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वही ग्लूकोज अंदर ब्रेक डाउन होता है। उस प्रोसेस को आप लोग आप अपने बायो टीचर से पढ़िएगा। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे रेस्पिरेशन होता क्या है। देखो, जो भी हम लोग खाना खाते हैं ना, तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज बेसिकली हमारे शरीर के अंदर ब्रेक डाउन होता है। तो जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ ना, वही एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी एनर्जी को हमारे सेल एज अ वर्क के रूप में काम करवाते हैं। तो बेसिकली हम लोग बात कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन वो है कि जो हम लोग खाना खाते हैं, उसी खाने की मदद से हम लोग एनर्जी यानी कि कोई भी काम कर सकते हैं। और ब्रीथिंग ये है कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ ऑक्सीजन, उसी को ब्रीथिंग कहते हैं। तो हालांकि आशा करता हूं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में जो आपको कंफ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा, और इसके बारे में डीपली आप लोग बायोलॉजी के टीचर से पढ़िएगा। तो हमारा सिर्फ मकसद है कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो अब हम लोग आते हैं कि अपने टॉपिक पे, जो कि है थर्ड एग्जाम्पल। किस चीज का एग्जाम्पल है? एनर्जी का एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। देखो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल आपको केमिस्ट्री के एनुअल एग्जाम या स्कूल एग्जाम में ये पूछे जाएंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है, व्हाई यूज रेस्पिरेशन एज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आइए हम लोग बात करते हैं। रेस्पिरेशन इज एन exothermic reaction because heat is evolve मतलब क्या, बाहर निकलना। evolve during oxidation of food। क्या होता है रेस्पिरेशन में? रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज इवॉल्व। हीट क्या होता है? इवॉल्व होता है, यानी कि बाहर निकलता है। तो भैया ये होता कैसे है? तो इसको एक रिएक्शन की मदद से समझेंगे। क्या रिएक्शन की मदद से समझेंगे? C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ये क्या है? एक्वस रिएक्ट विद ऑक्सीजन दैट इज गैस। ये आप लोग को लिखना आना चाहिए कि कौन सा सब्सटेंस क्या है, गैस है, लिक्विड है, डैश टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज गैस प्लस H2O दैट इज गैस प्लस एनर्जी। कौन सा एनर्जी? जो हम लोग अपने अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, वही एनर्जी फॉर्म होता है किसके मदद से? रेस्पिरेशन की मदद से। उसी किसकी वजह से होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से होता है रेस्पिरेशन। तो भैया जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है। तो भैया जैसा कि हम लोगों ने बात किया था हीट एनर्जी और एनर्जी, तो हम लोगों ने तीनों एग्जांपल देख लिया है कि हीट के बारे में, और हीट एनर्जी के बारे में, और एनर्जी के बारे में। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। किस चीज के बारे में? एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट चेंज के बारे में, एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है। दोज केमिकल रिएक्शन in which heat is
heat is absorbed during chemical reaction। क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, यानी कि हीट को सोख लिया जाता है। कब? केमिकल रिएक्शन के दौरान। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज known as endothermic reaction। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। An endothermic reaction is usually indicated by writing। किसके बारे में इंडिकेट करता है? हीट, वही जो हम लोग अभी तुरंत पढ़े, हीट एनर्जी एंड एनर्जी। तो आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। तो बेसिकली हम लोग का पहला एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्लस हीट एब्जॉर्ब इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोड्यूस एज अ कैटलिस्ट 3000 डिग्री हीट बाय 3000 डिग्री एंड प्रोड्यूस अ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो आइए इसको हम लोग मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा अच्छे से समझा देता हूँ। नाइट्रोजन क्या है? एज अ गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है? एज अ गैस है। ये आप लोग को लिखना आना चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये लिखना आना चाहिए। और प्लस हीट भैया इधर क्यों है? तो भैया हीट इधर इसलिए है क्योंकि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाता है 3000 डिग्री टू फॉर्म अ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दैट इज ऑल्सो अ गैस। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन और आफ्टर रिएक्शन टू फॉर्म अ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो भैया ये इस रिएक्शन में हुआ क्या? तो इस रिएक्शन में ये हुआ कि जब हम लोग नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को हीट करेंगे तो उसमें से वेरी हाई टेम्परेचर में, दैट इज 3000 डिग्री सेल्सियस में फॉर्म होगा क्या? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। और उस समय लॉट्स ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुआ। कब? किसके बनने में? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के बनने में। तो भैया ये जो कि एरो के ऊपर है 3000 डिग्री सेल्सियस, ये भैया है क्या? तो ये भैया है कैटलिस्ट क्या होता है? तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कैटलिस्ट के बारे में। सॉरी गाइस, इससे रिलेटेड मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कैटलिस्ट एग्जांपल के बारे में। तो हम लोग एग्जांपल 2 के बारे में बात करते हैं, जो कि ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन में पूछा जाता है। जैसे कि रेस्पिरेशन पूछा जाता है, उसी प्रकार एंडोथर्मिक रिएक्शन में पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक reaction because heat is absorbed। इसको हम लोग एक रिएक्शन की मदद से समझेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट दैट इज सनलाइट। आप लोग को फोटोसिंथेसिस मालूम है ना? जिनको मालूम हो कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमको फोटोसिंथेसिस क्या होता है। और इससे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ एब्जॉर्ब होता है फोटोसिंथेसिस में, जो कि उसके बाद क्लोरोफिल फॉर्म करता है। 6 आफ्टर रिएक्शन इट फॉर्म 6H12 दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो भैया सेकेंड एग्जांपल यह था कि फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब। तो इसको रिएक्शन में ऐसे बात कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म अ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन।
और आप लोग का होमवर्क ये है, दैट इज आप लोग गूगल होमवर्क या जो भी बोलो कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो अब हम लोग बात करते हैं कैटलिस्ट, जो कि यहाँ पे मैंने यूज किया है 3000 डिग्री। कैटलिस्ट भैया होता क्या है। भैया अब हम लोग बात करते हैं कैटलिस्ट। तो भैया अब हम लोग बात करें थर्ड टॉपिक के बारे में, दैट इज है टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच। तो हम लोग ने बात किया था कि कौन सा कंडीशन होगा, तो वही कंडीशन है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट समझाने से पहले मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, जो कि आपको सिर्फ पढ़ाई से ही रिलेटेड इस एग्जांपल को समझना है। तो भैया आप लोग ने कभी ना कभी तो मैटर किया होगा। मैटर वो वाला नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस वाला नहीं, मैटर वो दैट इज लड़ाई झगड़ा। तो लड़ाई झगड़ा जब होता है कि डैश द डैश यानी कि XYZ भैया को बुलाऊंगा तो वो मेरा मदद करेंगे, बहुत ही मदद करेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो भैया यहाँ पे XYZ भैया क्या है, कैटलिस्ट है। जैसा कि आप लोग ने जब भी लड़ाई किया होगा कि कोई भी बड़े आदमी आते हैं तो उनके पास इतना पावर होता है कि उस मैटर को, कौन सा मैटर, लड़ाई वाला मैटर को या तो बढ़ा देंगे या तो उस मैटर को वहीं पे सॉल्व कर देंगे। वही काम करता है कौन, कैटलिस्ट। किस चीज में, केमिकल रिएक्शन में। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि कैटलिस्ट होता क्या है। अभी जो एग्जांपल दिया मैंने उसको सिर्फ कैटलिस्ट समझाने के चलते एग्जांपल दिया था, और कोई भी अन्य नेसेसरी टॉक नहीं था। तो आइए हम लोग बात करते हैं कैटलिस्ट। those substance which don't take part in chemical reaction but have ability to increase or decrease में स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट क्या होता है, सम है, रेट ऑफ रिएक्शन सॉरी, रेट होता है स्पीड। रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। तो आइए हम लोग वही एग्जांपल की मदद से कैटलिस्ट को कोरिलेट करते हैं। कौन सा एग्जांपल के मदद से, XYZ भैया, दैट इज मैटर के बारे में। तो भैया दो सब्सटेंस भी डोंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि XYZ भैया जो कि मैटर में इन्वॉल्व ही नहीं हो, यानी कि लड़ाई झगड़ा में इन्वॉल्व ही नहीं हुए हो, लेकिन बट हैव एबिलिटी, यानी कि एबिलिटी के मतलब यानी कि मैटर से हम लोग रिलेट कर रहे हैं कि उनके पास इतना पावर हो कि उस मैटर को, कौन सा मैटर को, लड़ाई झगड़ा को या तो बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि इंक्रीज, कि लड़ाई झगड़ा को और भी बड़े मुद्दे पे लेके चलेंगे, या तो डिक्रीज, उनके पास इतना पावर है कि उसको वहीं पे सॉल्व करवा दें। कौन, इसको, लड़ाई झगड़ा को, उसी को हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। तो इसको मैंने एग्जाम्पल को रिलेट कराने की, यानी कि उससे रिलेट कराने के लिए कैटलिस्ट को समझाया, उस एग्जाम्पल को समझाया था। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कैटलिस्ट होता क्या है। तो दो सब्सटेंस विच डोंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग भी ना लेता हो, बट हैव टू एबिलिटी, यानी कि उसके पास इतना सक्षम हो कि इसके पास इतना सक्षम हो, यानी कि ताकत हो कि जो कि इंक्रीज और डिक्रीज द रेट किसकी रेट के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड अ कैटलिस्ट। इसी को हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। तो आइए कैटलिस्ट से रिलेटेड और कुछ नॉलेज ले लेते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कैटलिस्ट आर ऑलवेज written on the arrow sign of केमिकल, ऑन द यानी कि ऊपर, किसके ऊपर, केमिकल इक्वेशन के ऊपर, एरो साइन के ऊपर। दैट इज जो एग्जांपल ये मैंने दिया था, एरो साइन के ऊपर। रिटन ऑन द एरो साइन, या इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, रिटन ऑन द एरो साइन, या और बिलो द एरो, यानी कि एरो के नीचे भी, ऑफ द केमिकल इक्वेशन।
तो उसी को हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। उस एग्जाम्पल को मैं अभी नहीं समझाऊंगा, उस एग्जाम्पल से रिलेट करके आप लोग समझिएगा। कौन सा एग्जाम्पल? मैटर के बारे में, दैट इज लड़ाई झगड़ा। ये सभी एग्जाम्पल मैंने कैटलिस्ट को रिलेट कराने के लिए दिया है, ना कि अननेसेसरी टॉक है। तो आइए बात करते हैं कि दो सब्सटेंस विच डोंट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज और द डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड अ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट कहाँ होता है? ऑन द एरो साइन या बिलो द एरो साइन। तो गाइस अब जो मैं एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ वो एज अ कैटलिस्ट के बारे में जो एग्जाम्पल है वो आपको एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, यस बहुत ही पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा और उस एग्जाम्पल को आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में उतनी परेशानियां को झेलना ना पड़े। तो आइए उस एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 में बात हम लोग करेंगे कि पोटासियम क्लोरेट को हम लोग जब हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे कैटलिस्ट कौन है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उस केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमें मिलेगा वो पोटासियम क्लोरेट होगा प्लस ऑक्सीजन। तो भैया यहाँ पे मेन बात जो ध्यान देने वाली है वो इस रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है। तो आइए हम लोग उस रिएक्शन को सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग ब्रीफली बात करेंगे। पोटासियम क्लोराइड जो कि सॉलिड है और इस टॉपिक जो अभी मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। डेल्टा बेसिकली ये एक प्रकार का हीट होता है, हीट जिसको हम लोग हीट ना लिखकर डेल्टा लिख देते हैं एज अ शॉर्ट फॉर्म। हीट या डेल्टा लिखे दोनों एक ही है, हीट लिखिए या डेल्टा लिखिए। तो पोटासियम क्लोराइड का हीट करते हैं एज अ प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर क्या होगा? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट वो होता है कि ऑलवेज रिटन ऑन द एरो या बिलो द एरो। तो यहाँ कहाँ लिखा हुआ है? एरो के पास, वही कैटलिस्ट होता है। देखो जो एरो पे लिखा हुआ होता है वही कैटलिस्ट होता है। तो पोटासियम क्लोराइड को हम लोग हीट करेंगे एट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। तो व्हाट विल बी फॉर्म? पोटासियम क्लोराइड एज अ सॉलिड टू फॉर्म अ ऑक्सीजन एज अ गैस। तो इसको हम लोग और अच्छी तरीका से समझते हैं कि जब व्हेन पोटासियम क्लोराइड chlorate that is KClO3 is heated in the presence of किसके प्रेजेंस में? मैग्नीशियम मैग्नीशियम तो Mg होता है, यस मैग्नीशियम Mg होता है, म्यूजिक Mg मिलियन गब्बा, इसको ऐसे ही याद करिए। Mg मतलब मैग्नीशियम और Mn मतलब मैग्नीज, ये दोनों अलग होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट it forms पोटासियम क्या फॉर्म करेगा केमिकल रिएक्शन होने के बाद? पोटासियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो इस एग्जाम्पल में ध्यान देने वाली बात है कि इस एग्जाम्पल में कैटलिस्ट के रूप में कौन यूज होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड, वही कैटलिस्ट के लिए यूज होता है। तो इसको क्वेश्चन ऐसे बना देंगे कि पोटासियम क्लोराइड जो कि रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होने के बाद पोटासियम क्लोराइड फॉर्म होता है प्लस ऑक्सीजन, उसमें कैटलिस्ट के रूप में क्या होता है। तो आपको इसको ऐसे याद करना है कि कैटलिस्ट के रूप में क्या यूज होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसी से रिलेटेड सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल सो गाइस दूसरा एग्जाम्पल है कि जब हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को और प्लस हाइड्रोजन को हम लोग जब रिएक्ट करवा देते हैं एज अ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट होगा? जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, और इसमें 300 डिग्री टेम्परेचर प्लस 300 डिग्री
सॉरी 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 3 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में उसके बाद जो केमिकल इक्वेशन एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे हम लोग मिथाइल अल्कोहल कहेंगे। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड that is gas react with hydrogen that is also a gas in the presence of which catalyst इसको आप लोग ध्यान से समझिए कौन सा कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ 3 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 300 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म अ मिथेनॉल दैट इज लिक्विड। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ये तो भैया आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन एज अ कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड टू फॉर्म अ मिथाइल अल्कोहल और इसी का दूसरा नाम होता है, देखिए एक आईयूपीएसी नेम होता है, आईयूपीएसी नेम होता है, एक होता है कॉमन है। ये आप लोग कार्बन इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़िएगा, सॉरी कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा। तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किसको? मिथाइल अल्कोहल को हम लोग मिथेनॉल के नाम से जानते हैं। मिथेनॉल ऑल मतलब होता है अल्कोहल, ये आप लोग कार्बन इस कंपाउंड में पढ़िएगा। सो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सारे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन लग गया है, तो उसके बाद कोई भी बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, तो कि वो यूट्यूब से पढ़ लें। तो गाइज आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। और अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें क्या क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और यही सब होगा। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं,